हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। दोस्तों आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का आज जो है 5वां क्लास, ठीक है, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है आज हम इस सीरीज का जो है 5वां वीडियो हम आज आप लोगों के समक्ष लाए हैं। तो इसमें जो है अभी आप लोगों का चल रहा है प्रारंभिक विद्युत यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए यानी कि ट्रेड वालों के लिए यानी कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अभी तक जो है ये सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इस पे बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल नोट करते रहिएगा और उसको ध्यान देते रहिएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि कल जो है हमारा जो है आप लोगों को क्लास नहीं दिखा होगा, तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास, ठीक है। आज का जो है पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए यानी कि जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का ये जो चल रहा है उसमें 31 नंबर वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। 31 यानी कि ये आज का जो है ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। उस तरीके से देखा जाए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस चैप्टर का जो है मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, तो उस चैप्टर का जो है वो 31 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 31। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि अगर प्रतिरोधक में प्रयोग की गई वोल्टता 1% कम कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि कम रहती है और प्रतिरोध का मान जो है 1% बढ़ता है, ठीक है, तो प्रतिरोधक के शक्ति उपभोग में खपत कितना होगा, ठीक है। पावर कंज्यूम में जो है खपत लगभग कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। एक बार क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि अगर वोल्टता जो है 1% कम कर दी जा रही है, क्या चीज वोल्टता, तो V क्या हो रहा है 1% कम कर दी जा रही है, ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं कि V 100%, मान लेते हैं 100%, तो कमी करने के बाद 1% कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा V 99 हो जाएगा। मान के चलते हैं 100 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1% कमी के बाद 1% कमी पे, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूँ 1% कमी पे। अब देखिए हमारा पावर जो होता है, ठीक है, जो शक्ति जो उपभोग वाली शक्ति है यानी कि पावर जो है वो कितना कैसे निकलता है, तो P बराबर V²/R होता है, ठीक है, यानी कि विभव का स्क्वायर बटे में प्रतिरोध। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है V का वैल्यू जो है 1% कमी के बाद 99 हो गया और R जो है हम मान लेते हैं 100, ठीक है, ये भी हम 100 मान लेते हैं। तो इसको हम निकालेंगे, देखिए P1 इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए P1 बराबर V², तो V² यानी कि V का वैल्यू कितना है 99 है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 99 के स्क्वायर और R कितना है 100 है, तो 100 कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करें कि प्रतिरोध का मान 1% बढ़ता है, तो ध्यान दीजिएगा अब जो है R जो है 1% बढ़ जा रहा है, तो R हमने क्या मानता 100, तो 100 यानी कि 101 हो जाएगा भाई, इसको हम 100 मान लिए, तो 1% बढ़ने का मतलब कि 101 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1% यहाँ पे बढ़ोतरी या वृद्धि, 1% की वृद्धि, ठीक है। अब देखिए R हो गया 101 यहाँ पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे P2 बराबर V²/R, तो V जो है यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसके दूसरे केस में क्या है कि V जो है 100 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, अब बटे में प्रतिरोध जो है 1% बढ़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। अब ये आ गया आपका P1 और P2 का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बोल रहा है कि खपत में लगभग कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए खपत में परिवर्तन पूछ रहा है, तो उसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे खपत में परिवर्तन के लिए कि P1 माइनस P2 बटे में 100, सॉरी P1 बटे में P1 अगुड़े यहाँ पे हम 100 कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आप जब रखेंगे वैल्यू P1 P2, ठीक है, P1 P2 का जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, देखिए ये P2 का वैल्यू P2 है, P2 का वैल्यू यहाँ पे दिया है और ये P1 का दिया है, तो P1 और P2 का जब मान यहाँ पे रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा -3%। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना परिवर्तन होगा -3% का कमी हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है इसलिए थोड़ा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि देखिए बोल रहा है कि प्रचालन में अनुमत एक समान वोल्टता
20 वाट बल्ब तथा 40 वाट बल्ब का तंतु प्रतिरोध का अनुपात बताइए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्रचालन में अनुमत एक समान वोल्टता, वोल्टता क्या है, एक समान है। तो बोल रहा है कि बल्ब तथा जो है बल्ब 20 वाट का बल्ब और 40 वाट का बल्ब जो है उसका प्रतिरोध का अनुपात बताइए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो प्रतिरोध का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बराबर वी स्क्वायर बटे में पी होगा। अब देखिए आर जो है क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, किसके व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है, पी के, पावर के, ऐसे यहाँ पर निकलेगा। अब देखिए क्या दिया है कि 20 वाट और 40 वाट दिया है। ठीक है, 20 वाट और 40 वाट दिया है, तो बोल रहा है कि इसके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम रख लेते हैं R1 बटा R2 बराबर 1/P। अब यानी कि क्या, पावर, तो पहला क्या है, R1 जो है क्या है 20 वाट, तो 1/P रखेंगे तो यहाँ पे 20। ठीक है, अब बटे में नीचे क्या होगा 1/40 वाट। ठीक है, अब ये 40 पूरा ऊपर चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। देखो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये 40 ऊपर चला जाएगा, तो देखिएगा 40 और बटे में ये जो है 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो 20। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 20 दूनी का 40, 2/1, यानी कि आपका R1 रेशियो R2 कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 2:1। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, यानी कि 2:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि क्रमशः R ओम तथा 2R ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ा गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर R प्रतिरोध के प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई शक्ति 20 वाट है, तो 2R प्रतिरोध के प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई शक्ति कितनी है। क्या बोल रहा है कि जो R ओम का प्रतिरोध है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो R ओम का प्रतिरोध है उसके लिए कितना क्या बोल रहा है, उपभोग, R ओम के लिए 20 वाट का उपभोग कर रहा है, 20 वाट का। अब क्या बोल रहा है कि 2R के लिए बताइए, 2R के लिए, सॉरी 2 ओम के लिए, ठीक है 2R ओम के लिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि R ओम के लिए और यहाँ पे 2R ओम के लिए, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 2R ओम के लिए जो है कितना जो है शक्ति उपभोग होगी। ठीक है, यहाँ पे शक्ति पूछ रहा है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, अभी हमने फार्मूला देखा कि P बराबर V स्क्वायर बाई R। ठीक है, P बराबर V स्क्वायर बाई R। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, हाँ तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा। हाँ, P बराबर जो है V स्क्वायर बाई R। तो P का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक मान लीजिए कि ये P1 है, तो एक दिया है 20 वाट, क्या दिया है 20 वाट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, R प्रतिरोध, R प्रतिरोध के लिए ये क्या है 20 वाट। तो एक बार ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि P जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R का। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा आपका, एक सेकंड, हाँ देखिए अब यहां से क्या निकलेगा, इसको छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका 20 है। ठीक है, पावर का मान जो है 20 है, तो अगर P2 देखा जाए तो दूसरा पावर का मान कितना दिया हुआ है हमारा, V स्क्वायर बटे में 2R। R क्योंकि क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, देखिए यहाँ पे दिया है कि 2R, तो यहाँ पे जब 2R हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा ये जो V स्क्वायर R है ये इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये 20 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, उसके जगह पे हम 20 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये P2 बराबर 20 कर देंगे इसके जगह 20, अब बटे में ये 2 है, तो 2 में 20, यानी कि P2 पावर कितना आ गया 10 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10 वाट आएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, एक पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक जो है 0.005 क्या है ओम प्रति डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर इस पदार्थ से बने एक तार का प्रतिरोध जो है 1 ओम है, तो प्रतिरोध जो है किस तापमान पर 2 ओम हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि भाई 1 ओम प्रतिरोध पर जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए कोई पदार्थ है, वो 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है उसका प्रतिरोध जो है 1 ओम हो रहा है। तो बता रहा है कि किस प्रतिरोध कितने डिग्री सेल्सियस पर उस जो है पदार्थ का प्रतिरोध जो है 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होगा, ध्यान समझिएगा। इसके लिए हम एक फार्मूला याद रखेंगे, वो फार्मूला है, आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा। वो फार्मूला कुछ इस प्रकार से है, R(T2), जैसे मान लीजिए कि R(T2), ठीक है, बराबर, मैं एक एक चीज अब मैं आपको समझाऊंगा, R(T1), ठीक है। अब ब्रैकेट लगा दीजिएगा यहाँ पे 1 प्लस अल्फा, यही अल्फा आपका क्या है, ये ताप गुणांक है, ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा T2 के लिए प्रतिरोध कितना है भाई, 2 ओम। भाई T2 क्या है, R क्या है, R(T2), तो ये R जो है क्या है, T2, यानी कि दूसरे तापमान के लिए, तो ये क्या है 2 ओम। भाई इस R का मान क्या है, 2 ओम दिया है, तो हम कर देंगे इधर क्या, इसका मान 2, अब बराबर R(T1), तो ये दूसरे वाला R का मतलब क्या है, 1 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे। देखिए मैं यहाँ पे इसको छोटा कर लीजिएगा, वहाँ पे RT समझ में आ रहा है ना। ये पहला वाला प्रतिरोध है, और ये पहला वाला प्रतिरोध ये है, और दूसरा वाला प्रतिरोध ये है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कर लेंगे 1 यानी कि 1, और अल्फा यानी कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है 0.005, तो 0.005 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद T2 हमको दूसरा क्या निकालना है, दूसरा ही तो तापमान निकालना है, तो यहाँ पे हम कर देंगे T2 और माइनस में T1 कितना दिया है भाई, 20 डिग्री सेल्सियस, तो बस यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करके तो क्या होगा, 2 बराबर, अब 1 में इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उतना ही होगा। ठीक, अब देखिए अब इसको करेंगे 1 प्लस, हाँ ब्रैकेट लगाएंगे T2, तो 0.005 T2। ठीक है, अब माइनस में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 20×5 = 100, 20 भाई 0.005 में 20 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। ठीक है, 0. क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये +1 है, ये क्या है आपका +1 है, ये +1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो है आपका 2 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 1, तो 1 बराबर 0.005 T2 माइनस 0.1, इधर दिख नहीं रहा होगा, ऊपर मैं लिख देता हूँ, 1 बराबर 0.005 T2 माइनस 0.1। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.1 है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.00 क्या हो जाएगा, 5 T2, ये 1.1 हो जाएगा, 1.1, अब बटे में 0.005 क्या, T2 बराबर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर हम कर देंगे 1000 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 11 और 00, अब बटे नीचे क्या करेंगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा 5। अब देखिए इसको भाग देंगे तो 5 दूनी का 10 और 5 दूनी का 10 और ये 0, यानी कि क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 220 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T2 का मान क्या आ गया, 220 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन में आपका देखिए पहला दूसरा ऑप्शन है आपका बी, 220 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
35 नंबर कह रहा है कि ताम्र तार का प्रतिरोध आर है। कह रहा है कि एक तांबे का तार है, उसका प्रतिरोध जो है आर है, तो समान अनुपरिच्छेद क्षेत्र लेकिन दुगुने लंबाई। अनुपरिच्छेद क्षेत्र का मतलब यह होता है कि जैसे एक वायर है, मैं पहले भी ये बता चुका हूं, ये वायर है, समझ लीजिए एक तार है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इस अनुपरिच्छेद का, ठीक है, क्या है अनुपरिच्छेद यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये कितना क्या कह रहा है इसमें कि समान पर अनुपरिच्छेद है, इसका जो है एरिया क्या है समान है, यानी कि उसका मोटाई, तार का जो मोटाई है वो बराबर है, लेकिन लंबाइया क्या हो गया है वो दुगुना हो गया है। लंबाई क्या है, ये मान लीजिए कि एल है, अब इसमें ऐसा ही एक जोड़ दिया गया, इसे बढ़ा दिया गया, ठीक है, ये बढ़ा दिया गया तो ये दुगुना हो गया। भाई ये एल था, एक इतना ही और बढ़ा दिया तो दो गुना हो गया, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला ध्यान दीजिएगा, ये दोगुना हो गया। अब देखिए फार्मूला एक होता है आर बराबर रो एल अपान ए, ठीक है, आर बराबर रो एल अपान ए। अब ध्यान दीजिएगा एल क्या है आपका लंबाई है। अब क्या बोल रहा है कि लेकिन दुगुने लंबाई के ऐसे 4 तारों को, लंबाई क्या हो गया 2 गुना हो गया, लंबाई क्या हो गया 2 गुना हो गया। तो भाई ध्यान दीजिएगा आर जो है डायरेक्टली जो है समानुपाती, यानी कि आर समानुपाती जो है लंबाई के समानुपाती है। तो लंबाई जब 2 गुना बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध भी 2 गुना बढ़ जाएगा, है कि नहीं। हाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 गुना हो गया और ये भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तब क्या कर रहा है कि ऐसे 4 तारों को समांतर में जोड़ा जाता है। तो देखिए 4 गो तार है समांतर में जोड़ा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा लंबाई 2 गुना हो गया तो ये आर भी 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही 4 हम प्रतिरोध को समांतर में जोड़ेंगे, समांतर में ऐसे ही जोड़ते हैं भैया, समांतर में ऐसे ही जोड़ते हैं, 1 2 3 ये 4, ये 4 हमने लगा दिया प्रतिरोध। अब इसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालना है ना, मान लीजिए ये आपका इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालेंगे। अब सब क्या हो गया है 2R हो गया है, पहले R था भाई, जब लंबाई 2 गुना कर दिए, सीधी सी बात है लंबाई 2 गुना कर दिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मैं एक ये चीज यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालने के लिए, अगर प्रतिरोध का मान बराबर हो और वो समांतर में हो, प्रतिरोध का मान क्या है, प्रतिरोध का वैल्यू क्या है 2R 2R 2R, और ये समांतर है, माने कि समांतर में जुड़ा है। तो जब समांतर में जुड़ा है, ठीक है, तो क्या होता है असमान प्रतिरोध, भाई प्रतिरोध का जो है मान जो है वो समान है, यानी कि 2R 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 है, तो ये प्रतिरोध समांतर में जुड़ा है। तब इसके लिए क्या बताया था मैंने कि जो प्रतिरोध का मान है, एक प्रतिरोध का मान क्या करते हैं उसको, मतलब कि R बटा कितना प्रतिरोध लगा है N लगा है, तो समांतर में N तक मान लीजिए कि जुड़ा है तो R बाई N हो जाएगा इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ठीक है, समतुल्य निकालने के लिए। तो अब ध्यान दीजिएगा कि है कि आपका 2R, भाई प्रतिरोध का मान क्या है 1 का, 2R कितना लगा है 4 लगा है, ठीक है, देखिए 1 2 ये 1 ये 2 और एक 3 1 ये 4, क्योंकि 4 कहा भी रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4, तो 2 हो जाएगा, यानी कि R बाई क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट निकल के हमारा आएगा R बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, R बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा R बाई 2, ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यदि एक परिमित लंबाई के चालक का व्यास घटकर आधा हो जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। अब देखिए वही फार्मूला लगेगा यहाँ पे, प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा आपका प्रतिरोधकता रो और लंबाई L और उसका जो है परिमित उसका जो है क्षेत्रफल, क्या कौन सा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अरे जो ये जो है आपका क्या कहते हैं इसको सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया है तार का जो मोटाई, यानी कि इसका ये देखिए तार है तो एक वृत्त बन रहा है, ठीक है, तो इसी का जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे क्या हो रहा है वही एरिया हो जाता है, ठीक, एरिया हो जाता है। तो हम इस एरिया को हम देखिए एक वृत्त यहाँ पे देखिए वृत्ताकार बन रहा है ना, ये वृत्ताकार बन रहा है ना, तो इस वृत्ताकार को हम इस वृत्त कोई भी वृत्त का जो है एरिया निकालते हैं क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, समझ में आ रहा है।
तो यहाँ कह रहा है कि चालक का व्यास घटकर आधा हो जाता है। व्यास घट के आधा हो रहा है, यानी कि मान लीजिए कि व्यास जो क्या होता है, रेडियस का दोगुना होता है, ठीक है, 2r होता है। क्या होता है, 2r होता है। तो ये तो आपका व्यास हो गया, ये क्या हो गया, व्यास। तो व्यास क्या कह रहा है कि आधा हो जा रहा है। व्यास क्या हो रहा है, आधा हो जा रहा है। मान लीजिए कि डी हम मान लेते हैं उसका व्यास है, और d/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि वो r आ जाएगा। क्या हो जाएगा, r। तो r जब क्या हो जाएगा भाई, व्यास है तो व्यास का आधा क्या होता है, आपका त्रिज्या होता है। तो वही कह रहे हैं कि व्यास घट गया है, तो व्यास घट जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, व्यास घट आधा हो गया है तो क्या हो जाएगा, आपका r जो है त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, व्यास आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ आ रहा है, त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ से क्या निकलेगा हमारा r। देखिए अब ये व्युत्क्रमानुपाती किसका हो जाएगा, r जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, आपके एरिया का। ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया का। हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपका r/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। r यहाँ पे क्या है, आपका रेडियस है, ठीक है, यानी कि आधा हो गया है। तो ये हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 1/2 कर लेते हैं, r को रहने देते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है, πr², ध्यान दीजिएगा, πr² होता है। तो ये r का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1/2 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तब तो एरिया निकलेगा। तो अब ये क्या स्क्वायर जब करेंगे तो क्या यहाँ से निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, 1/, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला गया। यानी कि जब ये 4 ऊपर चला गया तो यानी कि प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। देखिए ये वाला 4 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि प्रतिरोध जो है कितना हो गया, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना, क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। ठीक है, यानी कि यदि एक परिमित लंबाई के चालक का व्यास, अगर देखिए व्यास क्या हो रहा है, घटकर आधा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, व्यास आधा हो रहा है तो उसका प्रतिरोध कभी भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। डायरेक्टली ये वन लाइनर में याद रखिएगा, व्यास आधा तो उसका जो है प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 37 नंबर 37। ऋणात्मक तापमान गुणांक, ऋणात्मक तापमान गुणांक यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है, रजिस्टर में प्रतिरोधक मूल्य जो है क्या होता है, क्या होता है। देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि तापमान घटने से घटता है, तापमान बढ़ने से बढ़ता है, तापमान बदलने से बदलता नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों कह रहा है कि ऋणात्मक तापमान गुणांक, तो देखिए इसका एक संबंध होता है ऋणात्मक तापमान गुणांक। तो देखिए जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है तो क्या है, अल्फा होता है, तो ऋणात्मक है। ठीक है, तो प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है तो टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध बढ़ता है तो टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, आज देखिए मैं यानी कि अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा, या जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो क्या होगा कि जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ता है वैसे वैसे जो निगेटिव तापमान गुणांक है वो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है कि तापमान बढ़ने से क्या होता है, घटता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, यानी कि तापमान बढ़ने से घट जाता है। क्या घटता है भाई, ऋणात्मक तापमान गुणांक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आपका 38 नंबर है, कह रहा है कि एक विद्युत हीटर को 100 वाट और 200 वोल्ट की श्रेणी दी गई है। एक विद्युत हीटर है, उसको जो है 100 वाट और 200 वोल्ट की श्रेणी दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा आपका, P = VI से आप निकालिए खूब आराम से। तो P बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए P का मान कितना दिया है, 100 वाट दिया है, डायरेक्टली हमें रख दें, शायद 100 वाट रख देंगे। हाँ, अब V का वैल्यू कितना दिया है, 200 है, तो यहाँ पे बटे में 200 कर लेंगे, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे हम I कर लेंगे। ठीक है, I मतलब कि धारा, एम्पियर। अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यानी कि 0.5 आ गया। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 एम्पियर, 20 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा, 0.5 कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे।
ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक हजार वाट की विद्युत प्रेस, एक विद्युत प्रेस है 1000 वाट की, यानी कि आयरन है, जो प्रतिदिन 2 घंटे के लिए काम कर रही है। यदि विद्युत की दर जो है 2 रुपया प्रति यूनिट है, 2 रुपया क्या है प्रति यूनिट है, तो जनवरी के महीने में, ध्यान दीजिएगा, जनवरी के महीने के लिए विद्युत प्रेस यानी आयरन का इलेक्ट्रिक बिल में योगदान कितना होगा। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक बिल में योगदान कितना होगा, सरकार कह रहा है, बिजली विभाग वाला बोल रहा है कि भाई हमारे को जो है, हमको जो है कितना योगदान होगा, आप लोग मुझे कितना योगदान करेंगे। ठीक है, बहुत फायदा कमा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, 1000 वाट की विद्युत प्रेस जो है प्रतिदिन 2, अब देखिए वाट गुणे घंटा, फार्मूला याद रखिएगा, वाट गुणे घंटा। ठीक है, वाट गुणे घंटा यानी घंटे कर लीजिएगा, अब बट्टे में 1000, ये क्या हो जाएगा यूनिट, ये आपका आएगा यूनिट, जो हम लोग कहते हैं ना कि 10 यूनिट 20 यूनिट 50 यूनिट खर्च हुआ है, यूनिट का पैसा लगता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाट, कितना वाट दिया है भाई 1000 वाट, कितना दिया है 1000 वाट, गुणे कितना घंटा भाई, क्या कितना घंटा कह रहा है, प्रतिदिन 2 घंटे, प्रतिदिन 2 घंटे, तो चलिए 2 घंटे कर लेते हैं। और जनवरी जो है बताइए, जनवरी कितने महीने का जनवरी जो है कितने दिनों का होता है, जनवरी महीना, जनवरी जो है कितने दिनों का होता है जनवरी महीना, तो 31 दिनों का होता है। तो हम कर लेंगे क्या 31 दिन पर डे 2 घंटा, यानी कि क्या हो जाएगा 2 घंटे 31 दिन तक, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, तो 1000 से 1000 कट गया, और 31 दूनी का यहाँ पे क्या हो जाएगा 62, तो ये 62 क्या आ गया 62 यूनिट आ गया। बात समझ में आ रहा है, 62 यूनिट आ गया। भाई क्या बोल रहा है कि अगर 2 रुपया प्रति यूनिट, तो ध्यान दीजिएगा कि 1 रुपया, सॉरी 1 यूनिट में, 1 यूनिट जो है 2 रुपया लग रहा है, क्या लग रहा है 2 रुपया लग रहा है। तो बताइए कि 62 यूनिट में कितना लग जाएगा भाई। ठीक है, 62 यूनिट में कितना लग जाएगा, तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे कि 62 दूनी का आपका 2 दूनी का 4 और 2 छक्का 12, 124 रुपए हो जाएगा। 124 रुपए कहीं दिया है भाई, हाँ RS 124 रुपए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर, ध्यान दीजिएगा, एक 110 वाट के विद्युत बल्ब को एक 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के साथ संयोजित किया जाता है, तो बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान दीजिएगा, P इक्वल टू V² कर लेंगे, P इक्वल टू यानी कि पावर इक्वल टू V² यानी कि वोल्टेज, मतलब विभव बट यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या दिया है कि 110 वाट के विद्युत बल्ब, 110 वाट पावर दे रहा है भाई, ये क्या है आपका पावर दिया है, तो पावर यहाँ पर रख देंगे सीधे से 110 वाट, 110 वाट, और यहाँ पे क्या कर लेंगे भाई V² कितना दिया है, विभव कितना दिया है, वोल्टेज दिया है 220, तो 220 गुणे 220 अब बटे में प्रतिरोध। ठीक है, तो अब देखिए 1 0 से 1 0 काट लीजिए, और ये 11 दूनी का 22 हो जाएगा, तो 22 दूनी का 44। अब देखिए R इधर जाएगा, तो 22 दूनी का 44, 440 ओम हो जाएगा। R का कितना हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा आपका 440, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 440 ओम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। यदि देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि एक 100 वाट बल्ब जो है 10 घंटे तक जलता है, 100 वाट का बल्ब है 10 घंटे जल रहा है, तो खपत है विद्युत की मात्रा बताइए। देखिए वही चीज है, कुछ नहीं करना है, ये जो है बिल्कुल आप लोग बिना पेन कॉपी उठाए भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताया था मैंने, वाट गुणे घंटे, वाट गुणे घंटे, अब बटे में 1000, क्या हो जाएगा बटे में 1000, तो वाट कितना वाट है भाई 100 वाट, कितने घंटे 10 घंटे, तो 100 दहा में 1000, अब बटे में 1000, 100 गुणे 10 अब बटे में 1000, और नीचे 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो गया। जो यही 1 यूनिट है इसको क्या कहते हैं हम 1 किलोवाट घंटा, क्या कहते हैं उसी को 1 किलोवाट घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 किलो जूल की ऊर्जा, 5 किलो जूल की ऊर्जा 10 सेकंड में 40 मीटर का विस्थापन के कारण बनती है। पावर की गणना करें, पावर की गणना करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, पावर की गणना करने के लिए बोला है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि शक्ति बराबर, ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है कि कार्य बटा समय भी होता है। ये चीज जानते हैं ना, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय।
क्या बराबर, शक्ति बराबर, यानी कि पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और शक्ति बराबर भी क्या होता है, और शक्ति बराबर एक और होता है। ठीक है, कैसे क्या होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये भी होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, टाइम दे दिया हुआ है, टाइम दे दिया हुआ है, और यहाँ पे ऊर्जा दिया हुआ है। या देखिए आप इसको ऊर्जा को आप क्या कर सकते हैं, W भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आपका यहाँ पे W, तो क्या कर सकते हैं, P बराबर W बाई T भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या वर्क हुआ या कार्य हुआ, ध्यान दीजिए, कार्य हुआ या ऊर्जा हुआ, कार्य और ऊर्जा ये दोनों जो है सेम है। सेम का मतलब कि इसका यूनिट जो है वो सेम है। कार्य का मात्रक क्या है, जूल, और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जो है W, ये W का मान कितना देगा, 5 किलो जूल दिया है भैया। तो P इक्वल टू 5 किलो जूल, तो 5 किलो, किलो का मतलब क्या, 1000 भाई। किलो का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, 1 के में कितना होता है, 1000, 1000 होता है ना। तो देखिए एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5000। अब बटे में क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम कितना दिया है भाई, 10 सेकंड, तो बस यहाँ पे 10 कर लीजिए, तो 0 से 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये P बराबर 500 वाट, क्या हो जाएगा, 500 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 500 वाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, प्रतिरोध में बहती धारा की मात्रा डैश पर निर्भर करती है। जो प्रतिरोध है वो, प्रतिरोध में जो है जो धारा बहती है, प्रतिरोध में जो धारा बहती है वो किसके मात्रा पर निर्भर करता है, वो किसके मात्रा पर। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक ओम का नियम आप लोग जानते हैं, मैंने बताया भी है, V इक्वल टू आई इंटू आर, V इक्वल टू आई इंटू आर। इसमें R क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, यानी कि नियत है। तो देखिए जो धारा है, धारा वोल्टेज पे भी निर्भर कर रहा है कि नहीं, धारा जो है वोल्टेज पे भी निर्भर कर रहा है। यानी कि सिर्फ प्रयुक्त वोल्टता पर, हम ऑप्शन देखिए ध्यान से पढ़िए, सिर्फ प्रयुक्त वोल्टता पर, प्रतिरोध का ओमीय मूल्य पर, प्रतिरोध में प्रयुक्त वोल्टता तथा ओमीय मान पर, ओमीय मान पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गलती से भी आप इसको वोल्टता पर मत करिएगा। जो देखिए जो प्रतिरोध में जो धारा बहती है वो निर्भर करती है बिल्कुल वोल्टता पे और आपका ओमीय मान पर। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दिया है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट 250 वोल्ट के 4 तापक, तापक में यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं, हम हीटर मान लेते हैं, हीटर मान लेते हैं, तापक बोले तो हीटर उपलब्ध है। तो अधिकतम उष्मा के लिए इन्हें कैसे जोड़ा जाएगा। तो भाई देखिए ध्यान दीजिएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर या R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टी होता है ना, होता है ना भाई। तो ध्यान दीजिएगा कि तापक की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, तापक की बात। तो तापक जो है कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, एक प्रतिरोध है। तापक क्या है, ये कहीं ना कहीं एक प्रतिरोध का काम कर रहा है। तो क्या हम ये वाला हम लगा सकते हैं, क्या हम ये वाला लगा सकते हैं इस पे, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये वाला हम फार्मूला बिल्कुल लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि तापक उपलब्ध है, तो ध्यान दीजिएगा कि R को जो है यानी कि प्रतिरोध को जो है, एक बार हम ध्यान दीजिए श्रेणी में, प्रतिरोध को जो है श्रेणी में और समांतर में, यहाँ पे लेता हूँ समांतर में। श्रेणी में प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं, R1 प्लस R2, मतलब डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करके हम जोड़ते रहते हैं। ठीक, अब देखिए समांतर में क्या होता है, जस्ट इसके विपरीत होता है। समांतर में क्या होता है, इक्विवेलेंट निकालने के लिए जस्ट इसके विपरीत होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1। ठीक है, ये इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है कि किसमें कौन सा जो है इक्विवेलेंट ज्यादा आएगा और कम आएगा। तो ध्यान दीजिएगा श्रेणी वाला जो है ये हमेशा क्या होता है, जो इसका एक प्रतिरोध होगा, मतलब कि इसका जो है ज्यादा आएगा। एक चीज याद रखिएगा, इसका जो है ज्यादा आता है, इसका जो इक्विवेलेंट आता है ज्यादा आता है। और जो है समांतर में जोड़ते हैं तो उसी चीज का क्या होता है, प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का मान क्या आता है, जब इक्विवेलेंट निकालते हैं तो जो होता है वो R1 से भी, मतलब कि जो है उसका प्रतिरोध जो है बहुत कम आता है। जो एक प्रतिरोध दिया होगा ना, जो सबसे कम दिया होगा,
समांतर में जो, जैसे मान लीजिए प्रतिरोध जुड़ा है 10 गो, उसमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध अलग अलग मान के जुड़े हुए हैं, तो जो उसमें सबसे कम होगा उससे भी कम आएगा उसका प्रतिरोध समांतर में जोड़ने पे, ठीक है। तो यानी कि इसमें कम आएगा, ठीक है, कम आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें कम आएगा। अब क्या कह रहा है कि अधिकतम ऊष्मा के लिए, तो बताइए जी अधिकतम ऊष्मा के लिए उसको कैसे जोड़ा जाएगा। तो देखिए ज्यादा इसमें आ रहा है ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा, श्रेणी में जोड़ा जाएगा। तो इसको क्या करेंगे कि सभी को हम श्रेणी में जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 45 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बीओटी यूनिट को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, बीओटी। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बीओटी क्या है। बीओटी यहाँ पे क्या है, बीओटी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो बोट का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोट का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, BOARD, बोर्ड, बोर्ड ऑफ, क्या, बोर्ड ऑफ आपका हो जाएगा ट्रेड, क्या होता है, ट्रेड होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड होता है, ठीक है। तो इस चीज को बोर्ड का भी याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ ट्रेड होता है। इसको एक बोर्ड ऑफ ट्रेड क्या है, एक यूनिट है, ये भी यूनिट है, और इसी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं KWH, यानी कि किलो वाट आवर, क्या कहते हैं, किलो वाट घंटा, क्या कहते हैं, किलो वाट घंटा कहते हैं, किलो वाट घंटा कहते हैं, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 46 नंबर। निम्न में से कौन से लैंप का कमरे के तापक्रम पर निम्नतम प्रतिरोध होगा। अभी हमने क्या बताया था भाई, इस श्रेणी में जोड़ते हैं, श्रेणी में जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे श्रेणी की तो पहले बात ही छोड़िए, पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे P इक्वल टू, फिर यहीं पे वही बात आ गई, V²/R, P इक्वल टू V²/R, यानी कि जो है P देखिएगा, P जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या R जो है P के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नतम प्रतिरोध की बात कह रहा है, निम्नतम प्रतिरोध की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर जो है प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो पावर क्या होगा जी, और पावर क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा तो पावर क्या होगा, बढ़ेगा। और जो है अगर पावर जो है बढ़ाएंगे, पावर अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा, है कि नहीं। या इसको हम कह सकते हैं कि अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, पावर घट जाएगा। तो देखिए भाई इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला है कि 200 और 220 वोल्ट। एक चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जगह, पहले तो सब में कॉमन है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। जब ये 220 वोल्ट यानी कि वोल्टेज कॉमन हो गया, तब हम ये लगा देंगे, क्यों, ये तो लगा देंगे। तो देखिए सबसे, अगर प्रतिरोध कम रहेगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा, तब प्रतिरोध कम रहेगा तो कह रहा है कि निम्नतम प्रतिरोध। तो बताइए कि निम्नतम प्रतिरोध कम रहेगा तो वोल्टेज क्या होगा, पावर, प्रतिरोध कम होगा तो पावर बढ़ेगा, प्रतिरोध कम होगा तो पावर बढ़ेगा। तो बताइए तो प्रतिरोध इसमें कौन सा कम रहेगा, तो पावर बढ़ेगा, पावर बढ़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो होगा तो क्या होगा, इसका ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको आप इस पर रख लीजिएगा, P = V²/R, इस पर रख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि पावर जो है, पावर कितना दिया हुआ है, 200 वाट, पहले ऑप्शन पर मैं देख रहा हूँ 200 वाट, तो 200 गुणे 200 और बटे में क्या, बटे में क्या, यहाँ पे R और बटे में P आ जाएगा, तो बटे में P है, पावर कितना दिया हुआ है भाई, तो देखिए मैं क्या कर दिया यहाँ पे, ओहो देखिए ध्यान दीजिए 220 गुणे 220 और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वोल्टेज जो है 220 गुणे 220 V का स्क्वायर है, और नीचे क्या हो जाएगा 200, तो 00 से 00 कट जाएगा। हाँ, और ये 2 गुणे 2 एकम 2 2 एकम 2, 11 दूनी का 22। अब ये क्या होगा, 11 दूनी का 22, 11 दूनी का 22 से 23, 232 हो रहा है, ठीक है। एक मैं ये कर लेता हूँ, एक लास्ट वाला ये कर लेता हूँ, छोटा वाला। तो ये कितना हो जाएगा कि 220 गुणे 220 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, जाहिर सी बात कि इसका वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पे जो है इसका वैल्यू क्या होगा, R जो है ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि सबसे कम जो हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, समझ, ए हो जाएगा। ध्यान समझ में आ रहा है,
ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, एक चीज ध्यान से समझिएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आर कम करने के लिए हमको पावर बढ़ाना है। तो इसमें पावर देखिए ये तो सेम है, तो पावर सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है आपको? 60 है, 35 है, 100 है, तो ऑप्शन ए ही में पावर ज्यादा दिख रहा है कि नहीं? तो आपका वैसे भी ये क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। ठीक है, या तो आप वो याद रखिए या तो याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 47 नंबर। बोला है 60 वाट और 40 वाट के दोनों लैंपों का वोल्टेज निर्धारण समान होता है। ठीक है, वोल्टेज समान होता है भाई, तो 40 वाट जो है लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 60 वाट और 40 वाट के लैंप, एक है 60 वाट, एक है 40 वाट। तो देखिए जब भी कांस्टेंट होता है, मैं आप अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, जब आपका यहाँ पे कह रहा है कि दोनों लैंपों का वोल्टेज का निर्धारण समान होता है, यानी कि वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, तो सीधी सी बात है, अभी मैंने क्या बताया कि अगर तो यानी कि जो 40 वाट वाला है, 40 वाट वाला है, 40 वाट वाला बल्ब है यानी लैंप है 40 वाट वाला, उसका क्या हो जाएगा प्रतिरोध? 40 वाट वाला जो है प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। किससे? 60 से। 60 से अधिक हो जाएगा, है कि नहीं? 40 वाला अधिक हो जाएगा, किससे? 60 से अधिक हो जाएगा। क्या? उसका लैंप का प्रतिरोध। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, पावर ज्यादा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो पावर जिसका ज्यादा होगा प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो देखिए देखिए यहाँ पे गड़बड़ ये भी किया है, यहाँ पे सी कर लीजिए और डी कर लीजिए। ठीक है, और आप बढ़ाइए यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन ये बढ़ा लीजिए कि देखिए पहले तो ऑप्शन दिया है, देख लेते हैं। 60 वाट लैंप से कम, क्या 60 वाट लैंप से कम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। 60 वाट लैंप से कम कैसे होगा भाई? 60 वाट लैंप से कम नहीं होगा। क्या प्रतिरोध 60 वाला का कैसे हो जाएगा? प्रतिरोध कम नहीं होगा, तो 60 वाट लैंप के समान भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 40 वाट वाला क्या हो जाएगा? उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कम है तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बोलिए 40 वाट लैंप का प्रतिरोध जो है क्या होगा? 40 प्रतिरोध जो है मतलब कि 40 वाट के इसके परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाएगा आपका? 40 वाट वाला जो लैंप है उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अब कम है, सीधी सी बात है, ये पावर कम है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी किससे बढ़ जाएगा? 60 वाट 60 वाट लैंप से, 60 वाट लैंप से अधिक। ठीक है, ये बढ़ा लीजिएगा आप लोग ऑप्शन में, तो 60 वाट लैंप से अधिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी कर लीजिएगा। बात समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दो लैंप 230 वोल्ट की श्रृंखला में सीरीज में और 230 वोल्ट, और देखिए दो लैंप जो है 230 वोल्ट की श्रृंखला में, 230 वोल्ट और 100 वाट का, ये क्या रहा है? मतलब क्या कह रहा है कि एक मान लीजिए कि एक लैंप है यानी कि बल्ब है, 230 वोल्ट और 100 वाट का है, और दूसरा जो है 230 वोल्ट और 25 वाट का है, जुड़ा हुआ है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? फिर वहीं आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है कि भाई वोल्टेज तो समान हो गया। देखिए वोल्टेज यहाँ भी है, वोल्टेज यहाँ पे भी समान है। जब वोल्टेज समान है तो बस हम देखेंगे किसका क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधी क्या होता है? उसका उष्मा, देखिए उष्मा मतलब कि प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब कि उष्मा, यहाँ पे इस चीज के लिए। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 230 वोल्ट दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 25 वाट, तो मैंने क्या था पावर, देखिए दोनों मिलाइएगा, ये 100 वाट है और ये 25 वाट है। पावर जिसका अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, है कि नहीं? तो पावर अधिक तो प्रतिरोध कम। ठीक है, पावर अधिक तो प्रतिरोध कम, अब पावर कम तो प्रतिरोध अधिक, प्रतिरोध अधिक। यानी कि जब प्रतिरोध जो है आपके चमकीले पर निर्भर करता है, यानी कि देखिए जो कम वाट वाला है, ये कम वाट वाला है, तो इसका जो है क्या होगा? प्रतिरोध हाई होगा, यानी कि ज्यादा जलेगा, तेज जलेगा। ये क्या होगा? प्रतिरोध को हम उष्मा से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रकाश से। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है यानी कि छोटा वाला जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा चमकीला होगा, है कि नहीं? देखिए क्या दिया है? 100 वाट लैंप चमकीला होगा। भाई कैसे होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। दोनों लैंप बराबर होंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 25 वाट लैंप फ्यूज होगा। क्यों फ्यूज होगा भाई? 25 वाट लैंप जो है चमकीला होगा। ठीक है होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 वाट लैंप चमकीला होगा। समझ रहे हैं बात को? क्यों चमकीला होगा? एक बार फिर समझ लीजिए। ये जो है हमारा पी जो है किस पर निर्भर कर रहा है? देखिए आर, हम आर जो है ये क्या है? आर को हम यहाँ पे क्या करते हैं? ये आपका जो है उष्मा है, मान लीजिए उष्मा है, या प्रकाश मान लीजिए। ठीक है, या प्रकाश मान लीजिए। ठीक, उसी के हम बराबर रखते हैं।
तो भाई बताइए कि ऊष्मा कम होगा कब, माने कि अगर पावर अधिक होगा, पावर अधिक होगा तो ऊष्मा कम हो जाएगा, और ऊष्मा अधिक होगा तो पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 25 वाट लैंप जो है चमकीला होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 49 नंबर है कि प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच अंतर को क्या कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक प्रतिरोध हमने बना दिया, रजिस्टेंस मैंने बना दिया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, रजिस्टेंस ये आपका रजिस्टेंस, यहाँ पे कोई कलर दिया हुआ है ऐसे, कोई कलर मान लीजिए, और ये आपका प्रतिरोध, ये मान लीजिए कि ये आपका प्रतिरोध है कोई, ठीक है, और ये कलर कोड दिया हुआ है। तो ध्यान कह रहा है ना कि प्रतिरोध में मुद्रित, भाई मान लीजिए कि मुद्रित किया गया है कलर, कलर मुद्रित किया गया है लाल रंग, माने कि रेड किया गया है, येलो किया गया है, आपका व्हाइट किया गया है, और यहाँ पे ये गोल्ड किया गया है। अगर मान लीजिए कि ये तो मुद्रित है, और बोल रहा है कि प्रभावी मूल्य, क्या चीज, प्रभावी मूल्य। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो गोल्ड है वो क्या होता है, इसका मैंने क्या बताया था, टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस होता है प्लस माइनस, क्या होता है, प्लस माइनस 5% होता है। तो देखिए इसमें क्या है, जो प्लस माइनस 5% क्या है, यानी कि 5% हो सकता है कि प्रतिरोध का मान घट भी जाए और कम भी, ज्यादा भी हो जाए, बढ़ भी जाए। तो वहीं जो है प्रभावी जो होता है, प्रभावी मुद्रित और प्रभावी, प्रभावी तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों में अगर जो अंतर आता है, भाई यहीं से तो आएगा ना अंतर, जो प्लस माइनस, या तो 5% अधिक हो जाएगा, नहीं तो 5% कम हो जाएगा, यानी कि उसका सहनशीलता को दर्शाता है, यानी कि उसको माने कि प्रतिरोध के मुद्रित जो छापा गया है वो प्रिंटेड, और प्रभावी वास्तविकता में जो काम कर रहा है, उन्हीं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सहनशीलता कहते हैं, या हम कहते हैं उसको टॉलरेंस कहते हैं अंग्रेजी में, टॉलरेंस, अंग्रेजी में स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, टॉलरेंस। ठीक, चलिए 50 नंबर है, बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम व मेगा ओम में व्यक्त किया जाता है। तो बताइए 2800 ओम रजिस्टर को कैसे व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि 2800 ओम रजिस्टर को कैसे व्यक्त किया जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है, देखिए यहीं से रेलवे एक बार क्वेश्चन उठा के पूछा था, क्या चीज कि बोल रहा है कि बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम में मापते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं पूछा था कि किलो ओम में मापते हैं, लेकिन हाँ उसको हम मेगा ओम में मापते हैं, ये चीज जरूर पूछा था। ठीक है, तो ये चीज देखिएगा कि पूछता है कि अगर बड़े मान का जो प्रतिरोध है वो किसके द्वारा मापा जाता है, तो याद रखिएगा उसको मेगा ओम के द्वारा मापा जाता है, ये चीज ध्यान दीजिए, मेगर से जो होता है वो मेगर होता है, मेगर नाम याद रखिए, वो एक यंत्र होता है, हाथों से घुमाते, कभी हम आपको दिखा देंगे। चलिए अब देखिए 2800 ओम रजिस्टर को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो 2800 ओम, देखिए पहले बात ध्यान दीजिएगा कि 1K का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, 1000 होता है, तो यहाँ पे 2800 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2800, अब बटे हमें अगर हम 1000 करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और ये जीरो है तो यहाँ पे 2.8 हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 1000 से हमने भाग दिया, नहीं कि के लगा देंगे यहाँ पे, के, अब के ही का मतलब तो 1000 था ना, तो यहाँ पे के हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, किलो ओम हो जाएगा, 2.8 किलो ओम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए आ गया हमारा क्वेश्चन, नारंगी, लाल, भूरा और स्वर्ण रंगियों बैंडों वाले कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध मूल्य होता है। अभी मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था, है ना, जो PYQ इसी का जो सेट था उसमें मैंने बताया था कि वो कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको फटाफट कर रहा हूँ, मैं इसको आपको एक फार्मूला बताया था, याद रखिएगा, ट्रिक बताया था कि बीबी रॉय, ROY, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइप, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, दिख रहा है ना भाई। अब इसका ब्लैक, ये क्या है आपका ब्लैक, यानी कि काला, ब्लैक माने काला, और उसके बाद ब्राउन यानी कि भूरा, हो जाएगा भूरा, और ये हो जाएगा रेड यानी कि लाल, और ये क्या हो जाएगा ऑरेंज यानी कि नारंगी, ऑरेंज माने नारंगी। ठीक है, और येलो यानी कि पीला, आपका पीला, ये ग्रीन बोले तो हरा, और ये आपका हो जाएगा ब्लू, ब्लू बोले तो नीला। ठीक है, आपका हो जाएगा ये ब्लू नीला, और ये हो जाएगा आपका पीला, येलो हो जाएगा आपका पीला। ठीक, और ये आपका जो जी हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बेबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन,
ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ पे ये क्या है आपका वेरी ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, ये भी है तो ये वायलट है, ध्यान दीजिएगा ये वायलट है तो वायलट है बैंगनी, यहाँ पे लिख दीजिएगा इसको बैंगनी, मैं पीला काट देता हूँ, पीला तो ऊपर हो गया है, ये बैंगनी हो जाएगा, बैंगनी, ठीक है बैंगनी। चलिए अब ये क्या है जी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ग्रे, ग्रे मतलब स्लेटी कलर समझ लीजिए, ठीक है स्लेटी लिख लीजिए या इसको ग्रे लिख लीजिए, और ये हो जाएगा वाइट यानी सफ़ेद, ठीक है सफ़ेद। और ये क्या है आपका गोल्ड यानी कि सुनहरा कर लीजिए, हम इसको गोल्ड ही लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। और ये सिल्वर है, ये क्या है सिल्वर। चलिए आप क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि कलर देखिए नारंगी, सबसे पहले नारंगी देखिए, नारंगी कितने नंबर पे है, तो देखिए मैं इसका कलर कोड बताया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके था, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कलर कोड इसका यहाँ तक छोड़ दीजिए, मतलब चलिए यहाँ पर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप शांत ध्यान समझिएगा। ये क्या है आपका नारंगी, नारंगी कितने नंबर पे है भाई 3 नंबर पे, चलिए हम 3 नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद लाल, लाल कितने नंबर पे है, लाल जो है 2 नंबर पे है, 2 कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखिए 2 डिजिट तो लगा दिए, हमने बताया था 1 डिजिट 2 डिजिट, उसके बाद मल्टीप्लायर, उसके बाद जो है क्या टॉलरेंस, उसके बाद टॉलरेंस लगाया जाता है, तो 2 डिजिट तो लग गया। अब मल्टीप्लायर में क्या है भाई देखते हैं, भूरा, भूरा कहाँ है जी 1 नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे 10 का पावर, आप देखिए थोड़ा मल्टीप्लायर भी मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर 0 कर लीजिएगा, यहाँ पे 10 का पावर 1 कर लीजिएगा, यहाँ पे कर लीजिएगा 10 का पावर 2, यहाँ पे कर लीजिएगा 10 का पावर 3, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये 32 हो गया, गुणे 10 का पावर ये आपका 1 हो जाएगा। और देखिए अब क्या दिया है स्वर्ण दिया है, देखिए नारंगी लाल भूरा और स्वर्ण, तो नारंगी का मैंने क्या बताया 3, लाल का क्या बताया 2, अब भूरा जो है मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा 10 का पावर 1, और ये स्वर्ण यानी कि सोना गोल्ड कितना हो जाएगा भाई, गोल्ड देखिए ±5% होता है इसका वैल्यू, टॉलरेंस स्वर्ण क्या है स्वर्ण क्या है टॉलरेंस, यानी कि प्लस माइनस कितना हो जाएगा स्वर्ण के लिए +-5%, ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 1 और +-5%, इसको कर देंगे 320 ओम और +-5%। अब इस कलर में आप देखिएगा तो यानी कि आप लोग अब प्रतिरोध पे कलर को भी देख करके बता सकते हैं कि वो उसका मान कितना है, उसका मान कितना है। तभी पिछले क्वेश्चन हमने क्या बताया था, जो पूछा था कि अंतर, तो टॉलरेंस किसको कहा जाता है, जो वास्तविक मान होता है, जो इसमें छपा जो होता है मुद्रित, और उसका वास्तविक ये है, वास्तविक ये है, और ये जो इसमें 5% कम भी हो सकता है अधिक भी हो सकता है, तो इसी दोनों का अंतर को हम क्या कहते हैं टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल मान, एक एक्चुअल मान हो गया, जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया कि 320 ओम का है, तो जरूरी नहीं है वो तो मैंने वो पे प्रिंट कर दिया कि 320 ओम का है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये जब गोल्ड लग गया है कलर, यानी कि वो 320 फ्लक्चुएट हो सकता है, यानी कि 5% कम भी हो सकता है 5% अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को जो है हम टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए सी जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 320 है, ठीक। चलिए 51 हो गया, अब हम चलते हैं 52 नंबर पर। एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है, कोई एक कंडक्टर है, कोई तार है मान लीजिए, ठीक ये तार है। अब बोल रहा है कि विद्युत जो है करंट, करंट यानी कि धारा, धारा जो है किसके प्रवाह से कारण होता है। देखिए धारा कैसे बताए, धारा और इलेक्ट्रॉन को जो है प्रवाह जो है एक दूसरे के अपोजिट होता है, धारा और इलेक्ट्रॉन का जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो धारा जस्ट उसके उल्टा बहेगा, ठीक है। यानी कि एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ताम्र यानी कि तांबे का एक तार जिसकी धारा वहन करने की क्षमता तांबे के अन्य 2 गुना व्यास वाले तार से होती है, ठीक है। तो बताइए क्या होती है, क्या 2 गुना व्यास वाले तार से डैश होती है, क्या होती है, अधिकतम 2 गुनी होती है, अधिकतम 3 गुनी होती है, या अधिकतम 4 गुनी होती है, या अधिकतम आधी होती है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज को कैसे हम करते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक अन्य 2 गुना व्यास वाले तार, फिर यहाँ पे अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार कह रहा था कि व्यास आधा, अब यहाँ पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देखे थे, मतलब कि कुछ 2-4 क्वेश्चन पीछे था, उसमें बोला था कि उसमें
व्यास को आधा कर रहा था, व्यास को क्या कर रहा था, आधा। अब यहाँ पे देखिए व्यास को दोगुना कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, बोल रहा है कि धारा का मान दिया है, धारा दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे धारा सेट करेंगे, ठीक है। जब हम बात धारा का करते हैं तो थोड़ा एक चीज देखिएगा, आर जो है, आर बराबर रो एल अपान ए। अब इससे आप लोग करिएगा, ठीक है। अब आर का मान यहाँ पे करिएगा, आई इंटू भी इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ठीक है। भी इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो यहाँ से आर का जो वैल्यू निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, भी बाई आई हो जाएगा, कि नहीं, भी बाई आई हो जाएगा। तो हम आर की जगह पर हम कोई दिक्कत नहीं, हम रख सकते हैं ना भी बाई आई, यहाँ पर रख देंगे भी बाई आई। और भी बाई आई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना रो एल अपान ये ए हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर क्या बोल रहा है कि अगर धारा वहन करने की क्षमता तांबे के एक अन्य दोगुना व्यास, अब दोगुना व्यास बोल रहा है, तो दोगुना व्यास बोल रहा है तो देखिए जी, अब व्यास दोगुना है भाई, व्यास बोले तो क्या, एक जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसका, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ठीक है। अब ये जो क्षेत्रफल है ये वाला, यानी कि एक वृत्त बन रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है वो एरिया है, यही एरिया वही इसी क्षेत्रफल को कहते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब व्यास क्या होता है, डी होता है। अब भाई ये 2D हो गया, 2D होगा तो इसका आधा करेंगे तो डी ही क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, डी ही क्या हो जाएगा, डी ही आर हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि व्यास ही क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा आधा करने का, दोगुना करने के बाद। जब ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे कि ये आर हो जाएगा, यानी कि डी जो है 2r के बराबर होता है। हम डायरेक्ट में इसको कर सकते हैं ना 2r, भाई डी बराबर 2r। एक मान लीजिए कि त्रिज्या r है, अब हम दोगुना डायमीटर कर दिए तो भाई डायमीटर दोगुना था, त्रिज्या भी दोगुना हो गया, ठीक है। तो हम जब त्रिज्या दोगुना हो गया तो यहाँ पे जैसे ही हम त्रिज्या दोगुना करेंगे और 2r करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, एरिया स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको रखेंगे, पाई को नहीं रखते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए ये 2r हो गया, जैसे इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तब देखिए जब यहाँ पर ये 4 हो गया, जब यहाँ पे ये 4 हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए ये आई, अब क्या बोल रहा है कि आई क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, इसको निकालिएगा तो आई एक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि आई अनुक्रम अनुपाती, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा, यानी कि एरिया के हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो है डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो अगर एक अन्य 2 गुना व्यास तार से जो होता है वो क्या होता है, अधिकतम 4 गुना। यहाँ पे 4 आ गया ना भाई, 4 गुना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा जो है वहन करने की क्षमता जो है उसका क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा, ठीक है। इसका यानी कि 53 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि तांबा की प्रतिरोधकता 1 है, यदि तांबा की प्रतिरोधकता बोले तो रो बराबर 1। अगर तांबा की प्रतिरोधकता 1 है तो तांबा को एल्यूमिनियम से, तांबा की प्रतिरोधकता क्या है, 1 है, तो तांबा को एल्यूमिनियम से तुलना करने पर संबंधित प्रतिरोधकता क्या है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम 54 नंबर को। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। एल्युमिनियम का जो प्रतिरोधकता होती है, एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता तांबे की प्रतिरोधकता से, प्रतिरोधकता से 60% अधिक होती है, यह होता है, ठीक है। यानी कि एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता जो है तांबे की प्रतिरोधकता से 60% अधिक होती है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कह रहा है कि 1 है तो इसका 60% यानी कि 160, ठीक है। 1% क्या है, 1 है, तो जब मान लेते हैं कि 1 है तो इसको कह सकते हैं कि 100 है, इसका 160 यानी कि 160 ही हो जाएगा। हाँ, इसको जब 100 माना था तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से भाग भी तो देंगे जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, यानी कि देखिए यानी कि 1.6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, 1.6। एक चीज़ और इसमें नोट करिएगा, एक भी क्वेश्चन जरूर पूछता है,
एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता और कॉपर यानी कि तांबे का प्रतिरोधकता, इसका वैल्यू आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए जो एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता होता है वो होता है 2.6 आपका 5 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, क्या होता है एल्युमिनियम का 2.65 गुणे 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। ठीक है, और तांबे का प्रतिरोधकता होता है वो क्या होता है आपका 1.72 गुणे 10⁻8 ओम मीटर होता है। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये भी चीज को आप लोग प्रतिरोधकता याद रखिएगा, प्रतिरोधकता। ठीक है, वो ये डायरेक्टली पूछ जाता है कि एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता कितनी होती है और कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 55 नंबर है कि किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है। देखिए मैंने पहले ही दिन जो पीवाई की का जो सेट करा रहा था उसमें पहले ही दिन बताया था कि परमाणु के केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में क्या होता है। तो दोस्तों केंद्रक में जो होता है वो क्या होता है, परमाणु के केंद्रक में आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अरे हाँ देखिए इसका क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। इसका जो है एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर ये क्या है आपका परमाणु है तो परमाणु का ये केंद्रक है। अब केंद्रक में जो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। अब इसके बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। समझ रहे हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। यानी कि जब केंद्रक में बात कर रहे हैं यानी कि नाभिक में बात कर रहे हैं तो वो जो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जो है ऑप्शन बी कर लीजिएगा। किसी भी परमाणु के केंद्रक में, किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये चीज ध्यान देना हम लोग को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है किसमें भाई, केंद्रक में, केंद्रक में। ठीक है, ठीक है, चलिए। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो भाई बाहर होता है ना, बाहरी कक्षा में। ठीक है, चलिए 56 नंबर है क्वेश्चन, क्यू जो है विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या है। अब देखिए ये भी मैंने बताया था कि क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, Q क्या है भाई, Q क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश। और I क्या है, धारा है, धारा। और T क्या है आपका, समय यानी कि टाइम है। क्या है, टाइम है। अब देखिए Q इक्वल टू आई टी दिया है तो बताइए यहाँ पे कौन सा आपको मिल रहा है, Q इक्वल टू आई टी। आई टी क्या है भाई, आई मतलब ये धारा। अभी मैंने बताया ना धारा, तो ये हो जाएगा आपका I और धारा अगुणे समय यानी कि टी। Q इक्वल टू यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, Q इक्वल टू आई टी यानी कि आवेश बराबर धारा गुणे समय, इसको कर लीजिएगा। Q का मतलब होता है आवेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 के बाद यानी कि 57 नंबर अब आएगा। प्रतिरोध का पारस्परिक है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का पारस्परिक है। ये बोल रहा है कि रेसिप्रोकल क्या है उसका, प्रतिरोध का। तो ध्यान दीजिएगा आर बराबर, प्रतिरोध का आर बराबर 1, देखिए हाँ 1 बाई क्या होता है आपका आर का, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधक का जो है क्या बोला है, रेसिप्रोकल। तो 1 बाई आर होता है, यही 1 बाई आर जो है जी के बराबर होता है। और जी क्या है भाई, जी कंडक्टेंस होता है यानी कि चालकता होता है। ठीक है, जी क्या याद रखिएगा, ये चालकता होता है। चालकता को हम जी से प्रदर्शित करते हैं, चालकता। ठीक है, यानी कि जो प्रतिरोध का पारस्परिक, थोड़ा हिंदी अस्पष्ट है, पारस्परिक का मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो जो है प्रतिरोध का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है, चालकता होता है यानी कि जी होता है। इस चीज को बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, हम लोगों को इसको बिल्कुल जो है याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक चीज और थोड़ा हम बता दें इसको यहाँ पे चलते चलते कि इसका जो है देखिए आर का मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ये ओम होता है। आर का मात्रा ओम होता है, तो ध्यान दीजिएगा 1/r है, मतलब जी जो है 1/r है। तो जी का मात्रा क्या हो जाएगा, जी का मात्रा मोह हो जाएगा। क्या होता है, मोह हो जाएगा, मोह। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इसी को हम कहते हैं साइमन भी कहते हैं, इसी चीज को हम साइमन कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहले 58 नंबर, 60 वाट और 25 वाट के दो लैंप समान वोल्टता अनुमत में हैं। ठीक है, तो 25 वाट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, फिर से वही चीज है, फिर से वही चीज आ गया। 25 वाट लैंप का, अब मैंने क्या बताया था कि P जो है
व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, 1/r के। अब वहीं यही r आप जो है आप कह लीजिए क्या है आपका क्या है आपका चमकीला, मान लीजिए कि ये चमकीला है। आर देखिए क्या होगा, ध्यान समझिएगा, पावर अगर बढ़ रहा है तो आर कम हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 60 वाट, भाई किसका पावर जिसका अधिक होगा वो क्या होगा, अगर ये पावर कम है, अगर पावर आर कम हो रहा है तो क्या हो रहा है कि पावर अधिक हो रहा है, और जो है आर ज़्यादा हो रहा है, अगर आर ज़्यादा हो जाएगा तब पावर कम हो जाएगा। तो जब पावर कम हो, अब जिसका पावर कम रहेगा उसका जो है चमकीला जो है चमक जो उसका चमकीलापन है वो क्या होगा, ज़्यादा चमकेगा। देखिए जिसका कम होगा तो 25 वाट का जो है वो 60 वाट से क्या हो जाएगा, 25 वाट से 60 वाला क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, कम होगा। कहीं दिया है क्या इसमें, 25 वाट जो है 60 से क्या होगा, 25 जो है 60 से 25 वाला जो है 25 वाट वाला जो है 60 वाट से क्या होगा, 25 वाट वाला ज़्यादा होगा, क्या होगा, 25 वाट वाला ज़्यादा होगा, 60 वाला कम होगा। देखिए कहाँ दिया है वो, 60 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा आपका दिया है 60 वाट लैंप से कम, 60 वाट लैंप के समान, 60 वाट लैंप से ज़्यादा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कम बिल्कुल नहीं होगा, समान बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा नहीं, आपका 60 वाट लैंप से ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 58 का बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 59 नंबर, सप्लाई टर्मिनल से वायर सिस्टम पर किसी भी बिंदु पर अनुमत वोल्टेज ड्रॉप किससे अधिक नहीं होना चाहिए। देख लीजिए इसको बिल्कुल याद करने वाली चीज है, इसको तो बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्टली जो है आप लोगों का सीधे क्वेश्चन में आता है कि सप्लाई टर्मिनल, जो सप्लाई टर्मिनल होता है वो वायर सिस्टम पर किसी भी बिंदु पर अनुमत वोल्टेज ड्रॉप जो है एक उसका फिक्स है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा है, देखिए ऑप्शन पहला दिया है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज का 5%, हाँ 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट, 5% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट, ठीक है, 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 10 वोल्ट। तो 59 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल याद रखिएगा, इसको याद करने वाली चीज है कि 2% सप्लाई वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज है 2% प्लस अलग से ये आपका 1 वोल्ट, इससे अधिक जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा, 2% प्लस 2% सप्लाई वोल्टेज और प्लस में 1 वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए, किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज Q जो है 10t कूलम है, 10t कूलम है। देखिए Q का मान 10t दिया है, जहां समय जो है t सेकंड में है। तो देखिए अभी हम आप लोगों को एक अभी फार्मूला बताते हैं, Q इक्वल टू आई टी, ठीक है, Q इक्वल टू आई टी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका I का मान दे दिया है भाई, यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन में दिया है Q 10t, तो t दिया ही है, Q तो Q दिया ही है, तो यानी कि I का मान क्या हो जाएगा आपका 10 एम्पियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इकाई किसकी, एम्पियर की। एम्पियर किसकी इकाई, किसकी अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है। तो देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, एम्पियर जो होता है वो क्या होता है, धारा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धारा का। एम्पियर धारा का, और एम्पियर जो है धारा का, ठीक है। अब वोल्टेज जो है, वोल्टेज का मात्रक क्या होता है भाई, करंट का जो है एम्पियर, यानी कि धारा का मात्रक एम्पियर। अब वोल्टेज जो है वोल्टेज का जो है आपका वोल्ट, वोल्टेज जो है आपका वोल्ट, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, वोल्टेज जो है वोल्ट, इसको विवो या वोल्टेज, ठीक है। पावर जो है शक्ति जो है पावर वाट, क्या हो जाएगा आपका वाट। एनर्जी क्या हो जाएगा आपका जूल, इसका क्या हो जाएगा यूनिट जूल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दिए गए आकार के चालक के लिए तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता लगभग होती है। अब भी हमने बताया, अब भी बिल्कुल हमने बताया क्या होती है कि आकार के चालक के मतलब दिए गए आकार के चालक के लिए तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता क्या होती है, लगभग क्या होती है, लगभग जो है 60% की होती है। बिल्कुल अभी मैंने बताया था 60% होती है, ठीक है। तो 62 का जो है ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 एम्पियर की भारित धारा वाले किसी स्थापना में क्षरण धारा लीकेज करंट डैश से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा कि किसी मशीन की
किसी मशीन की लीकेज धारा, लीकेज करंट यानी कि लीकेज धारा, यानी कि इसको कहते हैं क्षरण धारा। क्षरण धारा जो है कम से कम होना चाहिए, ये याद रखिएगा, कम से कम होना चाहिए। तो इस चीज को तो बिल्कुल याद रखिएगा। मैं इसलिए लाइन को लिखा कि किसी मशीन की भी लीकेज धारा कम से कम होनी चाहिए। सीधी सी बात है भाई, कोई भी मशीन हो उसको आदर्श रूप से चलने के लिए उसमें जो है लीकेज करंट बिल्कुल भी, मतलब कि वैसे तो करंट तो लीकेज होगा ही होगा, लेकिन वो कम से कम हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कम से कम हो, ठीक है। तो इसका जो है क्षरण धारा बिल्कुल जो है कितना क्या किससे जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सबसे देखिए, सब किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन दिया है कि 2 मिली एम्पियर से, और 2000 मिली एम्पियर से, और यहाँ पे 20 मिली एम्पियर से, और यहाँ पे 200 मिली एम्पियर से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो 2 मिली एम्पियर से, ठीक है। 2 मिली एम्पियर यहाँ पे लिख दीजिए, 2 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर लीकेज करंट जो है 2 मिली एम्पियर से अधिक होती है, समझिए कि वहां पे बहुत डिस्टर्बिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए, वो उपकरण जो है बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि भाई अगर उसको अच्छी करंट, मान लीजिए एक नियत करंट से उसको चलना है, और वो करंट जो है कहीं और बेकार होगा, तो सीधी सी बात है कि वो उपकरण जो है सही से नहीं चल पाएगा, ठीक है। यानी कि क्या, अगर 10 एम्पियर भारी धारा, अगर 10 एम्पियर का भारी धारा, देखिए 10 एम्पियर के लिए हम यहाँ पे 2 मिली एम्पियर, तो हम किसी के लिए भी हम निकाल सकते हैं। तो इस चीज का जो है आंसर जो है सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की इकाई है। अभी मैंने बताया शक्ति इकाई क्या होता है, वाट होता है। पावर की इकाई क्या होता है, वाट होता है। वोल्ट जो है आपका किसका होता है, वोल्टेज का, यानी कि विभव का, ये भी चीज है, ठीक है। एम्पियर जो है धारा का होता है, एम्पियर धारा का। प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, वो होता है ओम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है, भाई एम्पियर होता है धारा का एसआई मात्रक, एम्पियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत धारा का रूढ़ प्रतीक क्या होता है, भाई धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, क्या चीज, आई से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो समान आवेशों की दूरी दोगुनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, अब बोल रहा है कि दो आवेश है भाई, Q1 Q2, याद है Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, है ना। ये परावैद्युतांक यहाँ पे था, K था, है ना, नियतांक था किरचॉफ का नियम से, हाँ किरचॉफ का नियम से। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपन R, इसको क्या बोले, ध्यान दीजिएगा। ये तो दो समान आवेश है भाई, ये क्या है, ये समान है। समान जब है तो हम क्या कर सकते हैं, बस यहाँ पे 2Q कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। समान आवेश तो समान है, QQ है, नहीं 2Q कर सकते हैं। क्या करेंगे, यदि समान आवेश को दूरी जो है दोगुनी हो जाए, R जो है 2R हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा 2R, तो 2R का स्क्वायर, यानी कि दो दूनी का, यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसको काट देता हूँ, ये R स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है इसमें, 4 हो जाएगा। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है कितना हो जाएगा, बल जो है कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये 4 है, क्या है, 4 है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बल क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, बल 4 गुना का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 गुना यहाँ पे घट जाएगा। देखिए नीचे 4 है ना, ये क्या हो जाएगा, 4 गुना डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना घट जाता है, ठीक है। चलिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वोल्टेज की इकाई इनमें से कौन सी है, वोल्टेज की इकाई वोल्ट है भाई, और क्या है, वोल्टेज की इकाई जो है वोल्ट है, ठीक है। ओम तो जानते हैं किसका है, प्रतिरोध का होता है, ठीक है। और प्रतिरोध, आप देखिए यहाँ पे ओम जो है किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और एम्पियर जो होता है धारा का होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में, देखिए 2 बार पूछा है ना, ये तो लगभग उस समय पूछते रहता है, ठीक है। चलिए इसको बिल्कुल याद रखना है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, अब देखिए अभी इसको क्या कहा जाए भाई, न्यूट्रॉन पे आवेश होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ना, प्रोटॉन पे आवेश होता है। न्यूट्रॉन पे आवेश क्या होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश ही नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। प्रोटॉन में तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, वो चार्ज का मान 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलाम होता है, और ये होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन में जो है कोई आवेश नहीं होता है, इस चीज को बिल्कुल याद रखना है। यानी क्या पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, भाई आवेश तो नहीं होता है न्यूट्रॉन पे, शून्य होता है। ये 69 का आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज का जो है हम अंतिम क्वेश्चन पे चल रहे हैं 70 नंबर पे। प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश, प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश होता है, अभी मैंने पीछे बताया कि प्रोटॉन, देखिए पीछे मैंने क्या बताया, प्रोटॉन पे आवेश देखिए पॉजिटिव होता है यानी कि धनात्मक होता है। देखिए इसमें कहाँ है धनात्मक, 70 का डी यानी कि धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आपका प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आर्यनवतिस किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। निरावेश न्यूट्रल कौन सा होता है, वो होता है आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम आज का जो है क्लास खत्म करेंगे। तो दोस्तों और प्यारे भाइयों, ठीक है, और डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि ये जो हम क्वेश्चन का सीरीज करवा रहे हैं, ये जो है आरआरबी जो है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के जो सीबीटी 2 में पार्ट बी वाला पेपर होता है ट्रेड का, उसमें जो है इलेक्ट्रिशियन के लिए ये बिल्कुल आप लोग शुरू से ही बिल्कुल इसको देखिएगा। अगर आप लोग अगर बिल्कुल अगर नए इसको अभी देख रहे हैं तो इससे पहले वाली जो है वीडियो उसको देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग नोट करके रखिएगा, इसको मतलब कि कई बार दोहरा लीजिएगा। ठीक है, तो इससे बाहर हमको नहीं लगता है कि आरआरबी जो है आपका पूछेगा। ठीक है, तो सीबीटी 2 बिल्कुल आप इस चैनल से सक्सेस कैरियर से बिल्कुल जुड़े रहिए। ठीक है, तो मैं अभी के लिए बस इतना ही, अगले दिन जो है मैं लेके आऊँगा 71 नंबर से क्वेश्चन, और भी इसमें क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो मैं अब इसके साथ मैं अपने अब रखता हूँ। ठीक है, मतलब रखता हूँ, बोले तो आप लोगों से मैं विदा चाहता हूँ और मैं अगले दिन फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।